स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट करा, और उसमें एक चीज बाकी है। ठीक है, याद रखना होगा हमें क्या, कि जैसे जो मेटल है उसके लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे बेटा। तो मैं एक लिस्टिंग कर रहा हूँ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, मेटल के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट लेते थे हम, वो उसमें उसका सॉल्ट प्लस एसिड लेते थे बेटा, है ना। मेटल सॉल्ट प्लस एसिड, जैसे एयू के केस में। ठीक है, एयू के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, इट इज AuCl3 प्लस जो एसिड है वो है बेटा HAuCl4, है ना। ये इस तरह से होगा कि AuCl4 H प्लस और AuCl4 माइनस। अगर हम Au की इलेक्ट्रोमेटलर्जी करेंगे या फिर रिफाइनिंग करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका Au, सेकेंड है बेटा Ag। Ag के लिए इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट होता है AgNO3 प्लस एसिड है डाइल्यूट HNO3। ठीक है, Au Ag, देन लेड। लेड, है ना। लेड के लिए सॉल्ट हम लेते हैं, लेड का सॉल्ट लेना होगा बेटा, तो PvSiF6। PvSiF6 ये सॉल्ट होगा, प्लस H2SiF6 एसिड, है ना, जो F6 SiF6 2 माइनस से फॉर्म होता है। PbSiF6 प्लस H2SiF6। Sn के लिए SnSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, टिन के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट SnSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। जिंक के लिए यूज करेंगे बेटा ZnSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं फॉर द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स Au Ag Pb Sn Zn। ठीक है, नोट कर लीजिए, Au Ag Pb Sn और Zn के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए, फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमें याद रखना होंगे। गोल्ड स्पेशल है AuCl3 प्लस H प्लस AuCl4, AgNO3 प्लस HNO3। ये इंपॉर्टेंट है लेड के लिए PbSiF6 प्लस H2SiF6। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ना, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है। ठीक है, नोट करें इसको। तो हमने एक चीज सीखी थी बेटा कि एनोड मड में कौन से आइंस मेटल्स होंगे, वो हमें रिएक्टिविटी से पता चलेगा, और सॉल्यूशन में पहले कौन जाएगा वो भी रिएक्टिविटी ऑर्डर से आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉपर की लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपर के लिए हमने पहले ही एग्जांपल लिख लिया था। कॉपर, कॉपर के लिए बेटा CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, है ना, ये था कॉपर के लिए। हाँ, ये याद करना होगा बेटा, है ना, ये याद रखना होगा। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट रिफाइनिंग का मेथड लिखना बेटा। कौन सा नंबर हो गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नंबर? कितने मेथड पढ़ लिए बेटा रिफाइनिंग के, 6 या 7 इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए। नेक्स्ट जो भी होगा आप नंबर डाल लीजिएगा। क्यूपलेशन, है ना, नेक्स्ट मेथड इज क्यूपलेशन। 7 हो गए, 8 इज टू बी डन। हाँ, ये 8 नंबर होगा बेटा हमारा क्यूपलेशन। क्यूपलेशन, देखो क्यूपलेशन वर्ड कहाँ से आया बेटा। इसमें हम एक इस तरह की डिश यूज करते हैं हीट करने के लिए, बोट शेप, है ना, ये बोट शेप डिश है। बोट शेप डिश ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई ये डिश होती है, जिसको क्यूपेल कहा जाता है। इट इज नोन एज क्यूपेल। ठीक है, CuPel, क्यूपेल। इसलिए ये मेथड है क्यूपलेशन। क्या करते हैं बेटा, इसको हीट करते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हीटिंग हम करेंगे। जैसे मान लीजिए लेड है और सिल्वर है ना, इनकी इम्प्योरिटी है। तो अगर दोनों की ऑक्सीजन एफिनिटी में डिफरेंस है, अगर दोनों की ऑक्सीजन एफिनिटी में डिफरेंस है, तो हम एयर, है ना, एयर फ्लो करते हैं O2 और हीट करते हैं। जिसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होगी वो उसके साथ ऑक्साइड बनाएगा और वोलेटाइल सब्सटेंस के फॉर्म में अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, Ag यहाँ पर रह जाएगा। तो ये है क्यूपलेशन। अगर दो एलिमेंट्स हैं जिनमें से एक की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है और दूसरी की ऑक्सीजन एफिनिटी कम है, तो उनको हीट करते हैं एक बोर्ड शेप डिश के अंदर जो कि क्यूपेल है, इसलिए इस मेथड को क्यूपलेशन कहता है। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर रही है क्यूपलेशन के लिए। व्हेन एन इम्प्योर मेटल, व्हेन एन इम्प्योर मेटल, व्हेन एन इम्प्योर मेटल has impurity of other metals, when an impure metal, when an impure metal has impurity of other metals, when an impure metal has impurity of other metals, and they have different oxygen affinity, and they have different oxygen affinity, and they have different oxygen affinity, they have different oxygen affinity. I'm repeating, when an impure metal has impurity of other metals and they have different oxygen affinity, comma, then they are separated by cupellation, then they are separated by cupellation, then they are separated by cupellation, then they are separated by cupellation. ठीक है, इसमें आगे लिखिएगा बेटा। Generally, impure silver with lead impurities is purified by cupellation. Generally, impure silver, Ag, impure silver with lead impurities, is purified by cupellation. Generally, impure silver, generally impure silver with lead impurities is purified by cupellation. Is purified by cupellation. ठीक है, नोट करें बेटा, डायग्राम ड्रॉ कर लें क्यूपेल का डायग्राम, क्योंकि सीआरक्यू में नहीं है। ये वोट शेप डिश है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और इट इज नोन एज क्यूपेल, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज क्यूपलेशन। सिल्वर में लेड की इंप्योरिटी होती है, दोनों की ऑक्सीजन एफिनिटी अलग अलग है। लेड की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है तो लेड ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा जो वोलेटाइल होगा और गैसेस फेज में अलग हो जाएगा। सिल्वर यहाँ पर रह जाएगा। सिल्वर की ऑक्सीजन एफिनिटी हीट करने पर तो बिल्कुल नहीं होती है ना, इवन हीटिंग करने पर भी ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो ये ऑक्साइड नहीं बनाएगा लेकिन लेड ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड हमें क्या करना है बेटा, सॉरी हम लेड को हटा रहे हैं, है ना, लेड को हटा रहे हैं एजी में से। नोट करें डायग्राम, बोट शेप डिश है जिसको क्यूपेल कहते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट। when an impure metal has impurity of other metals and they have different oxygen affinity, and they have different oxygen affinity, then they are separated by cupellation, then they are separated by cupellation। ठीक है, when an impure metal has impurity of other metals and they have different oxygen affinity, then they are separated by cupellation, cupellation। ठीक है, generally impure silver, impure silver with lead impurities is purified by cupellation। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर देखो, इंप्योरिटी किस किस की आपके पास, लेड की, है ना। तो Ag मेन है और इसमें Pv की इंप्योरिटी है। इसको हमने एयर की प्रेजेंस में हीट किया लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो Ag प्लस क्या बनेगा बेटा, PbO, लेड ऑक्साइड बन जाएगा Ag प्लस PbO, है ना। तो
पीवीओ तो सेपरेट हो जाएगा। ये हॉट कंडीशन में येलो कलर का होता है बेटा, ना, तो ऐसा लिख लेना, येलो इन हॉट कंडीशंस, येलो इन हॉट कंडीशन, और सिल्वर सेपरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस कहां पर करते हैं? क्यूपेल में करते हैं। तो ये रिएक्शन होगी Ag प्लस वुड। अच्छा, इसके बाद एक सब लास्ट जो बच रहा है अपना, नाइन्थ, वो है बेटा हुप्स प्रोसेस, जो कि हम एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं, है ना। नाइन्थ है आपका हुप्स, हुप्स प्रोसेस। और हुप्स प्रोसेस क्या है बेटा? हुप्स प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग हम डिफरेंट मेथड से करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज नहीं करते। डायग्राम आप देखो सीआरक्यू में, रिफाइनिंग के लिए पेज नंबर हाँ 44 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 44 का बी पार्ट है हुप्स प्रोसेस में, डायग्राम वहां पर दिया हुआ है। देखिए बेटा, हमने ये देखा था कि डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन Na3AlF6 प्लस CaF2। जो ये मिक्सचर था Na3AlF6 प्लस CaF2, इससे एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो डायग्राम में ऊपर की तरफ क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम बन रहा है। डायग्राम में जब हम एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ एल्यूमिनियम मिल रहा है, और नीचे अपन ने क्या लिया है? एल्यूमिनियम को इम्प्योर लिया है। नीचे एनोड है और ऊपर कैथोड है। डायग्राम में देखो पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 44 का बी डायग्राम, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ऊपर अपन ने कॉपर के क्लैंप्स लगाए हुए हैं, इंसुलेटर है, इसमें आयरन की सेल ली है, टैपिंग होल है, प्योर एल्यूमिनियम कैथोड पर ऊपर। प्योर कहाँ मिलता है? कैथोड पर। और इम्प्योर कहाँ लेते हैं? एनोड पर। ठीक है, तो ये तो दिक्कत है, डेंसिटी अगर एल्यूमिनियम की ज्यादा है तो एल्यूमिनियम तो हमें कहाँ पर मिलेगा? एल्यूमिनियम कहाँ पर मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा नीचे, प्योर एल्यूमिनियम। तो फिर क्या किया जाए कि Na3AlF6 प्लस CaF2 से डेंसिटी क्या हो जाए? कम। इसकी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो CaF2 की जगह BaF2 यूज किया जाता है, बेरियम फ्लोराइड। बेरियम फ्लोराइड का मास ज्यादा है, तो क्या करते हैं बेटा? देखो, फिर वही डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन Na3AlF6 प्लस BaF2। तो इन प्लेस ऑफ CaF2 रिफाइनिंग प्रोसेस में BaF2 को यूज किया जाता है टू एडजस्ट, टू एडजस्ट डेंसिटी, टू एडजस्ट डेंसिटी, डेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए BaF2 यूज करते हैं। अच्छा, अब जो इम्प्योर एल्यूमिनियम था उसमें कॉपर और सिलिकॉन की इम्प्योरिटी मिलाई गई है। देखिए आप सबसे नीचे कॉपर और सिलिकॉन एलॉय है एनोड पर, क्यों? इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया गया। और प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो प्योर एल्यूमिनियम हमें टॉप पर मिलेगा। ठीक है, रिएक्शंस वही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शंस वही होना है। बस एक सिंपल सी चीज थी कि CaF2 यूज नहीं करेंगे, BaF2 यूज करेंगे टू एडजस्ट द डेंसिटी, ताकि जो प्योर एल्यूमिनियम हो, प्योर एल्यूमिनियम उसकी डेंसिटी कम मिले, तो वो टॉप पर मिल जाए हमें, कैथोड पर इसका रिडक्शन होगा, Al+3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करें। डेफिनेशन लिखना बेटा, क्या लिखेंगे हम थ्योरी में? पॉइंट्स बना के लिखते जाना। इम्प्योर एल्यूमिनियम इज मिक्स्ड विथ कॉपर एंड सिलिकॉन। इम्प्योर एल्यूमिनियम फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इम्प्योर एल्यूमिनियम इज मिक्स्ड विथ कॉपर एंड सिलिकॉन। Impure aluminum is mixed with copper and silicon, is taken in an iron tank with graphite lining. Impure aluminum is mixed with copper and silicon, is taken in an iron tank, is taken in an iron tank, is taken in an iron tank with graphite lining, with graphite lining. ठीक है, या कार्बन लाइनिंग। ओके, आई एम रिपीटिंग, impure aluminum is mixed with copper and silicon, is taken in an iron tank with graphite lining.
विद ग्रेफाइट या कार्बन लाइनिंग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट करना बेटा। द इलेक्ट्रोलाइट इज द मोल्टन मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट एंड BaF2 saturated with Al2O3. The electrolyte is the molten mixture of cryolite and BaF2 saturated with Al2O3. सेकेंड पॉइंट है इसमें, द इलेक्ट्रोलाइट इज द मोल्टन मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या है, Na3AlF6, क्रायोलाइट क्रायोलाइट एंड BaF2 saturated with Al2O3, saturated with Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, BaF2 is used to adjust the density, BaF2 is used to adjust the density, barium fluoride BaF2 is used to adjust the density, BaF2 is used to adjust the density। मैं फिर से सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, impure aluminium is mixed with copper and silicon is taken in an iron tank with graphite lining। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, the electrolyte is the molten mixture of cryolite and BaF2 saturated with Al2O3, the electrolyte is the molten mixture of cryolite and BaF2 saturated with Al2O3। थर्ड है, BaF2 is used to adjust the density, BaF2 is used to adjust the density। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखना बेटा, molten AlCl3 is not chosen as electrolyte, molten AlCl3 is not chosen as electrolyte, molten AlCl3 aluminium chloride जो है AlCl3 है, molten AlCl3 is not chosen as electrolyte because being covalent in nature it is poor conductor, because being covalent in nature it is poor conductor, molten AlCl3 is not chosen as electrolyte because being covalent in nature it is poor conductor, it is poor conductor। ठीक है, रिएक्शंस क्या होंगी, तो रिएक्शंस तो लिखने की जरूरत है नहीं, रिएक्शंस ये होंगी बेटा कि एट एनोड है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो तो ऑक्सीडाइज होगा और Al+3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, है ना। और एट कैथोड, कैथोड पर जो कि टॉप पर है, कैथोड ऊपर है, तो Al+3 आयंस डिसॉल्व होंगे और डिपॉजिट होने के लिए टॉप पर आएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना, और एल्यूमिनियम लिक्विड हमें मिलेगा। तो ये कैसा होगा, प्योर होगा, प्योर होगा, और ये इम्प्योर होगा, इम्प्योरिटी नीचे की तरफ रह जाएगी बेटा। बस, तो रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या यूज करते हैं। डायग्राम को देखो, नीचे की तरफ हमारा एनोड है जिसमें हमने कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन को मिलाया, डेंसिटी को बढ़ा दिया, तो ये सबसे नीचे वाली लेयर में आया। फिर इससे ऊपर वाली लेयर में हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट Na3AlF6 प्लस CaF2, ना CaF2 यूज नहीं करेंगे, डेंसिटी कम है, बढ़ाने के लिए मास बढ़ा दिया, बेरियम का मास ज्यादा है तो BF2 यूज करेंगे, तो डेंसिटी इन बिटवीन आ जाएगी, टू एडजस्ट द डेंसिटी। इसके बाद सबसे टॉप पर प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे कम है तो वो टॉप पर मिलेगा, टॉप पर हमने क्या लिया है, कैथोड लिया है, वहां पर रिडक्शन होगा, एल्यूमिनियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, प्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे अपन ने एनोड लिया है तो इम्प्योर एल्यूमिनियम के आयंस ऑक्सीडाइज होंगे और Al+3 में कन्वर्ट होंगे और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम किसके थ्रू करते हैं, हुब्स प्रोसेस के थ्रू करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। हुब्स प्रोसेस से रिफाइनिंग करते हैं, डेंसिटी एडजस्ट करने के लिए BaF2 यूज करते हैं, BaF2 इलेक्ट्रोलाइट, ये वही काम है Na3AlF6 का, क्या है, मॉल्ट को कंडक्टिंग बनाना, मेल्ट को कंडक्टिंग बनाना, और वर्किंग टेम्परेचर को कम लेके जाना। ठीक है, दोनों रेशियोस नोट कर लीजिए, डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करें, डायग्राम CRQ में दिया हुआ है, नोट कर ले बेटा।
हाँ लिक्विड में, डायग्राम फिर से बता दूं मैं। देखिए आप डायग्राम को देखते रहे, इसमें अपन ने कार्बन आयरन टैंक लिया बेटा, है ना। आयरन टैंक में नीचे की तरफ अब हमने कार्बन लाइनिंग करी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और बैटरी से जोड़ा है, तो ये वाला पार्ट एनोड है, जिसमें हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम लिया है। इम्प्योर एल्यूमिनियम लिया है ना। इम्प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए कॉपर सिलिकॉन की इम्प्योरिटी मिलाई गई है। कॉपर सिलिकॉन की इम्प्योरिटी मिलाई गई है इम्प्योर एल्यूमिनियम। तो नीचे क्या होगा बेटा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। तो जो इम्प्योर एल्यूमिनियम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Al+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए Na3Al(F6) और BaF2 का मिक्सचर लिया जाता है, ना कि CaF2। तो जो आपकी मॉल्टन मिक्सचर है जो कंडक्टिविटी करा रहा है या इलेक्ट्रोलाइट है, वो बीच में है, मिडल लेयर में। ठीक है। इसके ऊपर की तरफ अपन ने जो कैथोड लगाए हैं वो किसके हैं, प्योर एल्यूमिनियम है, प्योर एल्यूमिनियम कैथोड है। ठीक है। तो कॉपर क्लैम्प से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अपन कर रहे हैं, नेगेटिव साइन है, वहां पर Al+3 डिपॉजिट होगा, किस फॉर्म में, एल्यूमिनियम के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे कम हो गई, अब सबसे कम हो गई, तो जो प्योर एल्यूमिनियम होगा वो टॉप पर मिलेगा अपन को। ठीक है। और टेम्परेचर इतना मेंटेन करते हैं लिक्विड फेज में, ये रहेगा, डेंसिटी इसकी कम है। सबसे टॉप पे लेयर पे अपन को एल्यूमिनियम, उसके बीच वाली लेयर पे इलेक्ट्रोलाइट, और सबसे नीचे वाली लेयर पे इम्प्योर एल्यूमिनियम, जिसमें कॉपर और सिलिकॉन की इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी क्यों मिलाई थी, टू एडजस्ट द डेंसिटी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्योर के लिए। और Na3Al को मिडिल में कर दिया, तो मैंने एडजस्ट वर्ड यूज किया है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, है ना, एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मिडिल लेयर पे लेके आना आपको, है ना। मैं पॉइंट्स एक बार रिपीट कर देता हूँ जो नहीं लिख पाए। द फर्स्ट पॉइंट था बेटा, impure aluminum is mixed with copper and silicon. impure aluminum impure aluminum is mixed with copper and silicon, is taken in an iron tank with graphite lining. Impure aluminum is mixed with copper and silicon, is taken in an iron tank with graphite lining, with graphite lining. ठीक है, with graphite lining. Second, the electrolyte is the molten mixture of cryolite and BaF2 saturated with Al2O3. The electrolyte is the molten mixture of cryolite and BaF2 saturated with Al2O3. I'm repeating. The electrolyte is the molten mixture of cryolite and BaF2 saturated with Al2O3. ठीक है। थर्ड पॉइंट था बेटा, BaF2 is used to adjust the density. BaF2 barium fluoride, BaF2 is used to adjust the density. ठीक है। And last point है बेटा, molten AlCl3 is not chosen as electrolyte. Molten AlCl3 is not chosen as electrolyte because being covalent in nature, it is poor conductor. It is a poor conductor. Molten AlCl3 is not chosen as electrolyte because it is a poor conductor. ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं हुप्स प्रोसेस से, और रिडक्शन करते थे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से, और कॉन्सेंट्रेशन करते थे किससे बेटा, याद करो प्रोसेस का नाम था, कॉन्सेंट्रेशन करते थे बेयर्स प्रोसेस से। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की कुछ और मेथड्स भी हैं, और वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है। देखो आप ऐसे लिखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो है बेटा हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस है ना। हॉल्स प्रोसेस ये किसके लिए, देखो ये हुप्स थी, ये हॉल्स है, और वो हॉल हेरोल्ट है। नेम में कंफ्यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑप्शन में नेम आ जाता है। हॉल्स प्रोसेस, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं हम, मैंने बताया भी था पहले, रेड बॉक्साइट, है ना। इट इज यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट के लिए हम हॉल्स प्रोसेस यूज करते हैं, और व्हाइट बॉक्साइट के लिए सरफेक्स प्रोसेस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट।
रेड बॉक्साइड के लिए जो हम सरफे यूज करेंगे प्रोसेस, वो होगी हमारी हॉल्स प्रोसेस। देखिए रेड बॉक्साइड में Al2O3 आपका ओर है, Fe2O3 की मेन इम्प्योरिटी होती है, प्लस साथ में SiO2 होता है। तो हम इसको हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ फ्यूज्ड कर देता है बेटा। ठीक है, तो Na2CO3 के साथ जैसे ही हम फ्यूज करेंगे और लीच करते हैं वाटर के साथ, है ना, लीच्ड विद वाटर, लीच्ड विथ वाटर, तो होगा क्या, जैसे ही आप फ्यूज करोगे, ये बेसिक है, वही मेथड है, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है और ये एसिडिक है। तो Al2O3 बना लेगा NaAlO2 प्लस Fe2O3 रिएक्ट नहीं करेगा, ये इंसॉल्युबल रहेगा, प्लस ये बना लेगा बेटा Na2SiO2 सिलिकेट, और Na2CO3 को हीट किया है तो CO2 गैस भी निकलेगी, CO2 गैस भी निकलेगी। तो जब हमने इसको हीट किया है तो ये सारे सॉल्ट्स बन गए। अच्छा, पानी में डिजोल्व कर दिया, तो पानी में डिजोल्व करने पर क्या होगा, ये चीजें जो एक्वस हैं वो डिजोल्व हो गई, ये डिजोल्व हो जाएगा लीच्ड विद वाटर, ये डिजोल्व हो जाएगा, CO2 और Fe2O3 अलग है। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन, है ना, आफ्टर फिल्टरेशन जब हम फिल्टर लगा देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, NaAlO2 प्लस Na2SiO3। अब हमें सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करना है, तो हम फिर से क्या करेंगे बेटा, हम पहला तो CO2 फ्लो कर देंगे, एसिडिक होती है, दूसरा टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे, तीसरा तीसरा हम सीडिंग कराएंगे, सीडिंग कराएंगे, ये मेथड मैंने बताया था। तो बनेगा क्या, तो AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन Na2S2O3 एक्वस फेज में ही रहेगा, ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। फिर हम अगले स्टेप में क्या करते थे कि जो हमारा प्रेसिपिटेट होता था उसको सेपरेट करके हीट करते थे, हीट करके Al2O3 कैल्शिनेशन प्लस 2H2O सेपरेट हो जाता था। ठीक है, तो अगर 2 मोल लेंगे और कैल्शिनेशन कर देंगे, कैल्शिनेशन, तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस वाटर। इसकी हम क्या करा देंगे, इलेक्ट्रो रिडक्शन। कौन सा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो हॉल प्रोसेस में किसके साथ फ्यूज्ड करते हैं बेटा, Na2CO3 के साथ, और वाटर के साथ लीच करते हैं, मतलब वाटर में डिजोल्व करके फिल्टर लगाते हैं, तो एक्वस सॉल्ट डिजोल्व वाले पार्ट हमें मिल जाते हैं, ये डिजोल्व है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये रेसिड्यू अलग हो जाएगा, गैस इवोपरेट अलग हो जाएगी, गैस निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, CO2 गैस को फ्लो किया, Al2 AlOH होल थ्राइस बना, और ये सॉल्यूशन पार्ट में रहा। फिर फिल्टर लगा के इसको हीट किया, मतलब कैल्शिनेशन करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर Al2O3 बनेगा प्लस वाटर। तो Al2O3 को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से आगे ले जाएंगे, और उसके आगे हम करेंगे हूप्स प्रोसेस, और प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हॉल्स प्रोसेस है। इसके जैसी एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वो थी बेयर्स प्रोसेस, दोनों ही रेड बॉक्साइड के लिए यूज होती है, बट यहाँ पर NaOH था, अब यहाँ Na2CO3 ले लिया। ठीक है, आप इस प्रोसेस को देख पाओगे कहां पर, मैंने थ्योरी पहले से दे रखी है आपको। क्वेश्चन पेज, सबसे लास्ट पेज देखो CRQ का, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 8, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को ध्यान से देखें। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पेज नंबर 8 पर, सबसे पहले बॉक्साइट लिया। बॉक्साइट दो तरह का है, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइड में इंप्योरिटी है Fe2O3 की, व्हाइट बॉक्साइड में इंप्योरिटी SiO2 कर लो, वहां गलत है, वहां SiO2 होगा, SiO2 की इंप्योरिटी होती है व्हाइट बॉक्साइड में, जिसमें हम सरपेक्स प्रोसेस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं बेयर्स प्रोसेस से, हॉल्स प्रोसेस से, लीच्ड विद NaOH एंड फिल्टर्ड। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूज्ड विद Na2CO3, लीच्ड विद वाटर, दोनों में NaAlO2 बनता है, ट्रीटेड विद CO2, यहाँ भी CO2 पास करते हैं, फिल्टर करते हैं, वो टिटर्ड नहीं है, फिल्टर्ड होगा, फिर AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस मिलता है, कैल्शिनेशन करते हैं, Al2O3 मिलता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हूप्स प्रोसेस करते हैं। देखो सारे प्रोसेस आपको दिए गए। ठीक है, तो हमारी कौन सी प्रोसेस बची है, सेकंड वाली, सरपेक्स प्रोसेस। एक बार फ्लो चार्ट को अच्छे से पढ़ लें। इसको जैसे ही कंप्लीट कर ले बताएं बेटा, हम सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे, विच इज सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस,
फ्लो चार्ट से याद रखना बहुत आसान होगा बेटा। करेक्शन, अक्षत करेक्शन ये है कि वाइट बॉक्साइड के साथ वहां Fe2O3 लिखा होगा, आप SiO2 कर लीजिए। पेज नंबर 8 पर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में बॉक्साइड के नीचे जो व्हाइट बॉक्साइड है वहां SiO2 इम्प्योरिटी कर लीजिए। SiO2 इम्प्योरिटी Fe2O3 व्हाइट बॉक्साइड में, जहां पर व्हाइट बॉक्साइड, ठीक है। चलो ग्लास सरफेक्स मेथड भी देख लेते हैं। सरफेक्स मेथड किसके लिए यूज होता है बेटा? फॉर व्हाइट बॉक्साइड। सरफेक्स मेथड यूज होता है फॉर व्हाइट बॉक्साइड। कंप्लीटेड, मैं रफ करूं। टैपिंग होल बेटा उसको आउट, एल्यूमिनियम को बाहर लेने के लिए है ना। एल्यूमिनियम टैप जो होता है ना, जैसे अपन जनरली टैप बोलेंगे, वाटर के आउटलेट के लिए टैप अपन बोल देते हैं। टैपिंग होल है जो प्योर एल्यूमिनियम बन रहा है, उसको अपन को सेपरेट करना है बस वहां से। देखो नेक्स्ट जो हेडिंग है, इट इज सरपेक्स प्रोसेस सेकंड। सरपेक्स प्रोसेस क्या है? सरपेक्स प्रोसेस Al2O3 है ना। ये किसके लिए यूज करता है? इट इज यूज्ड फॉर वाइट बॉक्साइड, वाइट बॉक्साइड है ना, वाइट बॉक्साइड विथ इम्प्योरिटी ऑफ SiO2। सिलिका की SiO2 की इम्प्योरिटी होती है। देखो बेटा इस मेथड में Al2O3 जिसमें SiO2 की इम्प्योरिटी है ना, इसको कार्बन के साथ हीट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस नाइट्रोजन गैस फ्लो करता है। इस पे लिखा होगा देखो आप, हीटेड विथ कार्बन इन करंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हम फ्लो करेंगे तो ये कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट सिलिका से ऑक्सीजन हटा देता है, तो सिलिका एलिमेंटल सिलिका बनता है जो कि वेपराइज हो जाता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। प्लस एल्यूमिनियम को भी रिड्यूस करेगा। नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम रिएक्ट करके यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी हाई है ना, ये नेटवर्क सॉलिड है, तो इसका बनना बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म होगा। प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, तो ये भी गैस है, वोलेटाइल है, अलग हो गया, बचा केवल क्या? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमने इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, जबकि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, लगभग 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर, ये हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर लेना पड़ेगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करा वाटर के साथ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा AlOH होल थ्राइस, प्लस है ना, नाइट्राइड है H+ दे दो तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। देखो ये भी कैसा है, एक गैसियस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर AlOH होल थ्राइस मिल जाता है। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो AHOL OH होल थ्राइस है, इसका कर देते हैं बेटा कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन है ना, मतलब कि हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर 2 मोल को, तो Al2O3 मिलेगा प्योर फॉर्म में है ना, प्लस वाटर, वाटर सेपरेट हो जाएगा गैसियस फेज में। तो सब क्या मेथड है बेटा? देखो हीटेड विथ कार्बन इन करंट ऑफ N2 पास करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो कार्बन दोनों को रिड्यूस करके इसको सिलिका वेपर से फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एल्यूमिनियम को सेपरेट करेगा, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। इसका बनना स्पॉन्टेनियस क्यों है? नेटवर्क सॉलिड है, रिलीज एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए, प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो गैसियस दोनों के दोनों सेपरेट हो गए।
फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस किया, हीट किया, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है तो हीट करने पर हाइड्रोलाइसिस होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, फिर इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर अलग हो जाएगा। इसको हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे, फिर हुप्स प्रोसेस से रिफाइन कर लेंगे, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब आप एकदम पूरा चार्ट देखो, चार्ट में अगर कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, है ना। ये पूरा चार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, तो मैं रफ करता हूँ सरपेक्स प्रोसेस को। सरपेक्स प्रोसेस व्हाइट ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं, जिसमें SiO2 की इम्प्योरिटी होती है। मेथड बहुत आसान है, कार्बन के साथ दोनों को रिड्यूस करो हाई टेम्परेचर पर, और नाइट्रोजन को रिएक्ट करा के एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लीजिए, है ना। अच्छा, हाई टेम्परेचर पर कार्बाइड से ज्यादा नाइट्राइड का बनना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इसलिए एल्युमिनियम नाइट्राइड हमने N2 गैस भी पास की थी। तो नाइट्राइड फॉर्म हो गए और उनको रिड्यूस कराया, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा, फिर गैल्सिनेशन करा। ठीक है, तो ये सरपेक्स प्रोसेस है। सरपेक्स प्रोसेस भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। किस ओर के लिए यूज करते हैं, बॉक्साइड के लिए, व्हाइट बॉक्साइड के लिए। ओके, व्हाइट बॉक्साइड के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद तो सेम है सब कुछ। अब एक और टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। हेडिंग लिखना बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, नोट करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। इसकी मेटलर्जी एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ना, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट है ये। देखना बेटा, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ fused MgCl2. it is extracted by it is extracted by the electrolysis of fused MgCl2, electrolysis of fused MgCl2, fused magnesium chloride containing alkali metal halides, containing alkali metal halides, containing alkali metal halides, ब्रैकेट में लिखेंगे NaCl and CaCl2, CaCl2. It is extracted by the electrolysis of fused MgCl2 containing alkali metal halides, ब्रैकेट में लिखेंगे NaCl and CaCl2.
ठीक है बेटा, नीचे आप लिख लेना फंक्शंस ऑफ alkali metal halide NaCl एंड CaCl2। ये CaCl2 और NaCl क्यों यूज करते हैं, अल्कली मेटल हैलाइड मिक्सचर में क्यों मिलाते हैं? तो जो हमने क्रायोलाइट ऐड किया था वही रीजन है बेटा, टू लोअर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टू लोअर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट में, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, और ये आयंस भी देंगे टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल ऑफ मॉल्टन मिक्सचर, मॉल्टन मिक्सचर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो आई एम रिपीटिंग स्टार्टिंग से, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड MgCl2 containing alkali metal halides NaCl and CaCl2. Function of alkali metal halides are to lower the operating temperature and to increase the electrical conductivity of molten mixture. इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होगा ये समझ लीजिए, डायग्राम को देखे, क्वेश्चन नंबर 16 का ए है। चलिए देखिए क्या है कि आपने नीचे मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कौन कौन से होंगे बेटा, Mg2+ होगा, है ना, Na+ होगा और Ca2+ होगा। तो इसमें डिपॉजिट कौन सा होगा बेटा, Mg2+। एट केटाइन है तो कैथोड पर, एट कैथोड पर क्रिएशन क्या होगी, Mg2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Mg फॉर्म कर लेगा। ये आप देख पा रहे होगे, मॉल्टन Mg बन रहा है बेटा, बीच में मॉल्टन Mg बन रहा है। एक्चुअल में जो आयरन वेसल है ये किसकी तरह काम कर रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ, है ना, सॉरी। और ग्रेफाइट का क्या लिया है आपने, एनोड जो पॉजिटिव है। साइन थोड़ा सा गलत है, इसको साइन को ठीक कर लें, दोनों जगह इन्होंने क्या कर दिया, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कर दिया है। एनोड पर, एनोड पर कौन जा रहा है, वहां पर एनाइन मतलब कि Cl- जा रही है, तो उस पर पॉजिटिव साइन है, सही है। और कैथोड पर नेगेटिव साइन डाल दें बेटा, वहां पर केटाइंस जाएंगे, जो मॉल्टन Mg+2 होगा वो जाएगा, इसलिए कैथोड का साइन आप नेगेटिव कर लेना। ठीक है, अच्छा एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर कौन सा गैस जाएगा बेटा, Cl-, है ना, Cl- दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl2 बनाएगा प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और क्लोरीन भी एक रिएक्टिव गैस है, तो ये दोनों तो फिर रिएक्ट करके MgCl2 बना सकते हैं, इनको सेपरेट करने का फायदा क्या हुआ। तो आप देख रहे हो एक हुड लगा हुआ है, इसको अपन कहते हैं पॉर्कलेन हुड, है ना। इस तरह का एक यू शेप्ड की एक नली दिख रही है आपको, ये ट्यूब, ये यू शेप्ड की जो नली है ऊपर से अपोजिट है ना, अपोजिट यू, वो है बेटा पोर्सक्लेन हुड, पोर्सक्लेन हुड। ठीक है, पोर्सक्लेन हुड, ये पोर्सक्लेन हुड का काम क्या है बताओ, पोर्सक्लेन हुड का काम क्या है,
ये मैग्नीशियम और क्लोरीन को सेपरेट करने का काम करेगा, क्योंकि यहां एनोड लगा है, जैसे ही क्लोरीन गैस बनेगी उसको हम सेपरेट कर लेंगे, वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो पॉकलेन हुड सेपरेट्स मैग्नीशियम फ्रॉम Cl2, है ना, अदरवाइज मैग्नीशियम एंड Cl2 रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स MgCl2, ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो पॉकलेन हुड का यूज किया जाता है टू सेपरेट मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है सीआरक्यू में, आप देखना क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। मैग्नीशियम को अगर हमें सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या यूज करें? हाउ मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। इस प्रोसेस का नेम है बेटा डाउज प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, प्रोसेस का नेम आप लिखना डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस। ठीक है, डाउज प्रोसेस मैग्नीशियम सी वाटर से सेपरेट करने के लिए। इतना नोट करें। देखो, हमें पता है कि मैग्नीशियम आयंस सॉल्टी वाटर में या सी वाटर में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे MgCl2 है, और और हो सकता है एंड लिख रहा हूं मैं MgSO4 एक्वस। ये किस में होगा बेटा? सी वाटर में, सी वाटर में। तो इसमें क्या करते हैं अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डाल देते हैं, जो कि लाइम वाटर है, सॉल्युबल होगा, लाइम वाटर है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल है प्रेसिपिटेट होने लगेगा, प्लस प्लस CaCl2 एक्वस या CaSO4 एक्वस बन जाएगा। तो आप क्या करो, यहां पर फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लो, तो केवल आपको क्या मिलेगा? MgOH होल ट्वाइस के क्रिस्टल्स, है ना, क्योंकि MgOH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल है वाटर में। अब इसमें हम डालते हैं बेटा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देता है? MgCl2 डॉट 6 of H2O। फिर इसको हीट किया जाता है ड्राई HCl में, ड्राई HCl में, है ना, हीट करते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो हमें MgCl2 मिलता है ड्राई, और इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो हमें क्या मिल जाता है बेटा? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ये होगा इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने पर मैग्नीशियम का फॉर्मेशन। तो क्या कैसे किया? डाउन्स प्रोसेस में सी वाटर लिया जिसमें मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट थे, लाइम वाटर डिसॉल्व किया, सी ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, तो KSP की हेल्प से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनेगा, लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, तो MgOH होल ट्वाइस का बनना, और ये डिसॉल्व भी रहेंगे। फिल्टर लगाओगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, HCl डालेंगे तो MgCl2 हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को ऐड कर लेता है, तो ड्राई HCl के साथ हीट करके वाटर को अलग कर देते हैं हम, MgCl2 इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, इस थ्योरी को भी आप देख सकते हो पेज नंबर 7 पर, CRQ में देखें पेज नंबर 7। कार्नेलाइट से बनाया है, मैग्नेसाइट से बनाया है और सी वाटर से मिलाया है। कार्नेलाइट से हमने हीटिंग करी तो MgCl2.2H2 गया, हीटिंग इन द करंट ऑफ ड्राई HCl। देखो फिर से ड्राई HCl का बहुत बड़ा रोल है, ड्राई HCl एनहाइड्रस एंड ड्राई फॉर्म में, इसको आप एनहाइड्रस भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस MgCl2। ठीक है, एनहाइड्रस MgCl2। फिर क्या किया? मैग्नेसाइट या डोलोमाइट लिया, हीटिंग किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हीटिंग विथ कार्बन इन करंट ऑफ Cl2, कार्बन ऑक्सीजन हटाएगा, Cl2 क्लोराइड बना देगा, एनहाइड्रस। ठीक है, सी वाटर, मिल्क ऑफ लाइम डाला, देखो ये, इसको मिल्क ऑफ लाइम लिख लो, मिल्क ऑफ लाइम। फिर डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट HCl, तो MgCl2 फॉर्म हुआ, 6H2, हीट इन द करंट ऑफ ड्राई HCl,
तो आप उनको एनहाइड्रस MgCl2 मिलेगा, और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl एंड CaCl2 मिलाने पर। तो लास्ट में शायद HCl दिया है क्या, क्या CRQ में HCl लिखा है, HCl एंड CaCl2, उसको आप कन्वर्ट कर लेना इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर मिक्सिंग विथ NaCl एंड CaCl2। NaCl एंड CaCl2 मिलाते हैं टू रिड्यूस द वर्किंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वहां NaCl एंड CaCl2 कर लें, 99.99% प्योर Mg आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, है ना। अब मुझे बताइए CRQ के कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स ऑफ आयरन। बेटा पीछे जितनी भी लिस्ट है ना आयरन की, वो सब HCl की जगह NaCl, HCl की जगह NaCl एंड CaCl2 लिखा हुआ है, वो लिख लीजिए आप, HCl नहीं। इलेक्ट्रोलाइट NaCl और CaCl2 यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आयरन के जो मिनरल्स हैं जितने भी ओर हैं वो सब हो जाएंगे ना। जैसे आयरन के मिनरल्स की हम बात करें तो मैं यहां पर ले सकता हूं सिडेराइट, सिडेराइट है ना, सिडेराइट क्या था, FeCO3, या हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या था बेटा, Fe2O3, है ना, या मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पीछे लिस्ट दी गई है। फिर सेपरेशन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं, 8 9 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 करना है, CRQ क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। बताइए कोई आंसर करेगा बेटा। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, एक्सप्लेन। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब पानी में, पानी में हम किसी मेटल से क्या करते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो कॉपर को तो डिस्प्लेस किया जा सकता है। HCl की जगह NaCl CaCl2 कहाँ लिखना है, एक मिनट रुक जाए बेटा, आपको पेज नंबर 7 पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम में जाना है, पेज नंबर 7 पर आपको जाना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम में। उस फ्लो चार्ट में सबसे नीचे लाइन पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर मिक्सिंग विथ HCl एंड CaCl2। ठीक है, तो आपको वहां लिखना है इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर मिक्सिंग विथ NaCl एंड CaCl2। हाँ, रिएक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू, देखो आंसर क्या होगा बेटा इसका, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप बोलोगे तो मैं लिखा भी दूंगा आपको। देखो, आप ये कहोगे कि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय आयरन एंड जिंक। ठीक है, लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक को रिड्यूस करने के लिए हमें मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या सोडियम पोटेशियम को यूज करना पड़ेगा। दे कैन रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो इनका यूज हम नहीं कर सकते। क्लियर है। देखो, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से कॉपर को आसानी से आयरन और जिंक के साथ रिड्यूस किया जा सकता है, और ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो हाइड्रोमेटलर्जी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे जिंक की हाइड्रोमेटलर्जी करनी है तो मुझे रिड्यूस करना होगा कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव है जो वाटर से रिएक्ट करके खुद हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है ना, तो लिखवा दूं, चलो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लो। ठीक है, लिखना बेटा, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड आयरन आर लोअर देन दैट ऑफ कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10 स्कूल एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड आयरन आर लोअर देन दैट ऑफ कॉपर, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ zinc and iron are lower than that of copper, lower than that of copper, full stop। in hydrometallurgy zinc and iron, symbol बनाते जाना, Zn and Fe, zinc and iron can be used to displace copper from their solution, can be used to displace copper from their solution। I am repeating, the reduction potential of zinc and iron are lower than that of copper, the reduction potential of zinc and iron are lower than that of copper, full stop।
In hydrometallurgy, zinc and iron can be used. In hydrometallurgy, zinc and iron can be used to displace copper from their solution. ठीक है, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे इसके सपोर्ट में? देखो, हम जिंक को यूज करें अगर डिस्प्लेस करने के लिए, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर का एक्वस लिया हमने, इसको डिस्प्लेस किया, तो ZnSO4 एक्वस बनेगा प्लस कॉपर सॉलिड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन हम सपोर्ट में लिख देंगे कि Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन भी डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कॉपर कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय जिंक एंड आयरन। फिर आगे लिखना बेटा इसके आगे नेक्स्ट लाइन में, बट टू डिस्प्लेस जिंक मोर रिएक्टिव मेटल्स, but to displace zinc more reactive metals, but to displace zinc more reactive metals, that is metals having lower reduction potential than zinc, that is metals having lower reduction potential than zinc, but to displace zinc more reactive metals, that is metals having lower reduction potential than zinc, metals having lower reduction potential than zinc, such as magnesium, calcium, potassium, etc. are required. फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्लोली आराम से लिखना बेटा, बट टू डिस्प्लेस जिंक more reactive metals, that is metals having lower reduction potential, metals having lower reduction potential than zinc, such as magnesium, calcium, potassium, etc. are required, are required, ठीक है, are required, but all these metals reacts with water, but all these metals reacts with water, but all these metals reacts with water with the abolition of hydrogen gas, with the abolition of hydrogen gas, with the abolition of hydrogen gas. इसके सपोर्ट में आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे पोटेशियम लिया मैंने, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कर दे, है ना, तो ये KOH बना देगा प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा, रिएक्टिव मेटल है बेटा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, are required, but all these metals reacts with water with the abolition of hydrogen gas। ठीक है, लास्ट लाइन हम लिखेंगे, as the result these metals cannot be used in hydrometallurgy to extract zinc, as a result these metals cannot be used in hydrometallurgy to extract zinc, as a result these metals cannot be used in the hydrometallurgy to extract zinc। ठीक है, to extract zinc। तो इसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 11, वो बताइए। द प्रॉब्लम ये है बेटा, ये H2 के साथ ही रिएक्ट कर गए, तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने वाटर से रिएक्ट करके QH बना लिया और H2। तो क्या ये रिड्यूस कर पाएंगे? क्या ये पोटेशियम अगर मैं जिंक को डिस्प्लेस करने के लिए यूज करूं, तो जिंक के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी इसके साथ भी तो है, तो ये तो इसमें भी बेस्ड हो जाएंगे। अगर हमें इकोनॉमिकल प्रोसेस चाहिए तो इसकी रिएक्शन केवल जिंक के साथ होनी चाहिए, इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है बेटा। वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है, QH बना लेंगे तो इनके रिड्यूसिंग पावर ही नहीं रह जाएगा। ओके, मैं लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज अ रिजल्ट दीज मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइड्रोमेटलर्जी टू एक्सट्रैक्ट जिंक, as a result these metals cannot be used in hydrometallurgy to extract zinc। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, why extraction of copper from pyrites is more difficult, क्यों डिफिकल्ट है भाई कॉपर का? ये मैंने बताया था, ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करो फिर रिडक्शन कराओ, क्योंकि जैसे अगर हम Cu2S का रिडक्शन करते हैं कार्बन से या हाइड्रोजन से, ठीक है, तो Cu प्लस CH2 बनेगा
और H2S बनेगा। इसका बनना कैसा है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये तो। जबकि अगर हम Cu2S की रिएक्शन Cu2O की रिएक्शन कार्बन से करते हैं तो CO बनेगा। इसका बनना एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन रिलीज होगी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बात समझ में आई ना कि हम सल्फाइड में रोस्टिंग, सल्फाइड ओर को रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फाइड में रिडक्शन नहीं कराते, यहाँ रिडक्शन नहीं कराएंगे, कार्बन से रिडक्शन कराएंगे, वो भी ऑक्साइड के फॉर्म में, क्योंकि CH2 का बनना और H2S का बनना ज्यादा फिजिबल नहीं है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11, इसको डेल्टा जी से भी आप बता सकते हैं कि डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 एंड H2S ये क्या है? ये लेस नेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? Cu2S कंपैरिजन में, तो इसका रिडक्शन नहीं करा सकते। लेकिन डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO इज मोर नेगेटिव देन फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, इसलिए रिडक्शन कर सकते हैं। FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट क्यों करते? नहीं बेटा, कन्वर्ट नहीं करते, वो हमें मिलता ही इसी फॉर्म में। ये जो है ना Fe2O3, ये इससे आता है पहले किसमें? Fe3O4 में, फिर आता है FeO में, और फिर रिड्यूस होता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर है, देखो 24 हमने कर लिया है बेटा, सरपेक्स प्रोसेस है ना, सरपेक्स प्रोसेस कर लिया है। सर CRQ 24 सिर्फ हो गया क्या सर? हाँ, CRQ क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 सरपेक्स प्रोसेस ये कर चुके हैं हम, सरपेक्स प्रोसेस। ये कौन सा क्वेश्चन था? तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसके बाद और कौन सा रिमेनिंग है हमारा क्वेश्चन? 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38 सभी हो गए थे ना ये तो। हाँ हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। थ्री, 7 कंप्लीट हो गया, 10, 11, 16, 17, 24, 35, 35 देख रहे हैं ना, MgCl2 वाला पार्ट है। इतना ही है सर। बेटा जिसने लिख लिया लीव कर सकता है।